हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम अपने सीटेट का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यानी कि समय व्यर्थ न करते हैं सिर्फ और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक जो है 3rd यूनिट में हमारे चल रहा है, अब है अधिगम की प्रक्रिया, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया। और जो कल हमने आपकी तीनों चीज़ें पढ़ ली थी, हमने रेफरेंस किसका लिया था? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रेफरेंस जो रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तीनों आपको पता ही चल गए थे। आज जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अधिगम की प्रक्रिया। सबसे पहले आता है अधिगम होता क्या है, यानी कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चलती है और अधिगम होता क्या है। क्रिया, जो जितनी भी क्रिया होती हैं, प्रतिक्रिया होती हैं, निर्देश होते हैं, सभी के व्यवहार को एक प्राणी में परिवर्तन लाने का और संशोधन लाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उस तरह से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं अधिगम। एक तरह से परिवर्तन का अधिगम कहते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए एक चीज़ सीखने के लिए एक चीज़ सीखी और उससे आपके जो व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो वो भी एक अधिगम है। मान लीजिए आपने यूपीएससी की तैयारी करी और यूपीएससी में आपने इथिक्स वाला पेपर पढ़ा, यानी कि नीति शास्त्र वाला पेपर पढ़ा, और नीति शास्त्र वाले पेपर पढ़ने से आपके क्या आया? चेंजेस आया, तो वो है आपका अधिगम। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप चलते हैं, सीधे सीधे आपको अधिगम के बारे में तो पता लगा। अधिगम जो देखिए, लिख लीजिए, अधिगम में दो पूरक प्रक्रियाएं जिसमें विभेदीकरण व विशिष्टीकरण सम्मिलित होती हैं। ध्यान रखना, सम्मिलित होती हैं। तो ये दोनों चीज़ यहाँ इसको आपको क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। तो अब आती है इसकी जो मुख्य विशेषताएं, यानी कि मुख्य विशेषता क्या है? सबसे इस नेक्स्ट पेज लिखते हैं, मुख्य विशेषता। अधिगम छोटा चैप्टर है, ज़्यादा चीज़ें इसमें पूछी नहीं जाती, जो पूछी जाती है वही मैं आपको बताऊँगा। मुख्य विशेषता यानी कि अधिगम आपको समझ में आ गया, मुख्य विशेषता जो इम्पोर्टेंट है वही बताते हैं, क्योंकि इतना लंबा लेके चलो सीटेट में जो आए ना, फिर वही कि कहानी बना के, यानी कि एक टॉपिक को बढ़ा चढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें रखी हैं मेरे पास भी और आपके पास भी, कि आप उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। पर हमें तो विशेषता या इस तरह की चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वही पढ़ना है ना हमें। तो पहले हम जो विशेषता अधिगम लिखिए, अधिगम की प्रकृति, एक्सप्लेन मैं आपको कर ही दूंगा। प्रकृति का व्यक्तिगत होना, यानी कि वो किसके अनुसार होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को शीघ्र से सीखने के जाता है और वह कुछ धीरे धीरे सीख लेते हैं, तो क्या होता है? यानी कि विविधता होती है कि नहीं? मान लीजिए आप क्या नाम तेज़ी से सीख रहे हैं और मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, तो क्या हो गया? विविधता हो गई। प्रकृति यानी अधिगम की प्रकृति के व्यक्तिगत अलग अलग होते हैं, यानी कि यही बात कह रहा है, व्यक्तिगत अलग अलग होती है, व्यक्तित्व अलग अलग होता है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट लिखिए, अधिगम एक निरंतर एवं सक्रिय प्रक्रिया है। क्यों प्रक्रिया? आपने विकास वाली प्रक्रिया सुनी है? विकास की जो है निरंतर वही प्रक्रिया चलती रहती है। अधिगम का मतलब ही यही है कि विकास का एक ऐसा पहलू जो निरंतर चलता रहता है और सक्रिय रूप से चलता रहता है। मान लीजिए आप क्या नाम ए स्थान पे आपका घर है और बी स्थान तक आपको जाना है, ये है 2 किलोमीटर, आप चले पैदल, ठीक है? तो पैदल चले तो एक गली से निकले, दूसरी गली से निकले, तीसरी गली से निकले, फिर सीधा रास्ता है, फिर गली में, तो आपने जो आसपास के जो माहौल में हुआ वो भी तो ऑब्जर्व किया भैया। आप ऐसा तो है नहीं कि आँख कान नाक बंद करके चलते हो, ऐसा तो है नहीं। तो वो जो चीज़ है अधिगम, इसलिए कहते हैं अधिगम जो है और विकास जो है निरंतर चलने वाली और सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन जो होगा, यानी कि विशेषता जो बता रहा है वो हो जाएगा। अब एक मिनट, पेन भी चेंज कर लेते हैं। चलिए कौन सा पेन लूँ? ये ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका, इसका हो गया। अब आता है तीसरा, क्या कह रहा है? तीसरा आता है, तीसरा पॉइंट कह रहा है अधिगम का लक्ष्य भी है। अधिगम एक तो होगा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अधिगम का लक्ष्य एवं प्रयोजन
केंद्रित होता है, यानी कि फिक्स्ड होता किसी भी चीज़ को एक तरह से, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छुक होता है। यानी कि मान लीजिए आप सीटेट की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी तैयारी कर रहे हो, आपका लक्ष्य है कि नहीं उसे प्राप्त करना, तो वही चीज़ बताता है, यानी कि लक्ष्य की ओर एक तरह से प्रयोजित होता है, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति की ओर केंद्रित होता है। मान लीजिए ये बिंदु है, और जैसे अर्जुन ने कहा, अर्जुन को इस बिंदु पर क्या मारना है, तीर मारना था, और आपका क्या है लक्ष्य, ये सीटेट है, CTET का पास करने का लक्ष्य है 90 नंबर, तो आपको क्या करना है, ये 90 नंबर लाने की ये बात कही गई है। फिर आखिरी जो बचता है आपका, जो चौथा पॉइंट बचता है, तो वो क्या है, अधिगम का स्वरूप समीक्षात्मक अथवा सृजनात्मक होता है, यानी कि क्रिएटिव होता है। यानी कि इसमें क्या है, अधिगम जो होता है पूर्ण प्राप्ति अनुभवों को योगदान एक तरह से करता है, नहीं करता, अपितु अधिगमकर्ता को ज्ञान व अनुभवों के सृजनात्मक करता है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ सीखी, यानी कि देखी या कुछ भी करा, किसी कार्य को करा, मान लीजिए आपने चाय बनानी, पहली बार चाय बनाई, या फिर चाय बनाते हुए किसी को देखा, तो क्या करा आपने, वो चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, समीक्षा करी, और या उस तरह ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करने के बाद क्या करा, उस चीज़ को आपने बनाना सीखा, यानी कि क्या करा, आपने उसको बनाना सीखा, और उस बनाते हुए एक अनुभव को, यानी ज्ञान भी लिया और एक अनुभव भी लिया। ये था जो इसके इम्पोर्टेंट विशेषता थी। अब आता है शिक्षा के, यानी कि शिक्षक के क्षेत्र में और बालक के संबंध में, जो इसके यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले बालक को संबंधित कारक है, और एक है शिक्षक को संबंधित कारक। इसे भी लिखिए। चलिए नेक्स्ट पेज करता हूँ, जिससे आपको अकेला पेज मिल जाए, और आपका पेन कोई डार्क पेन नहीं दिख रहा, रेड लेते हैं। चलिए, तो ये क्या कह रहा, अधिगम को प्रभावित करने वाले बालक से संबंधित कारक क्या होंगे, संबंधित कारक होंगे। तो इसमें संबंधित कारक जो होंगे कौन कौन से होंगे, तो बालक के उसमें क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले आता है, जब आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब घर को छोड़कर स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल जाने के बाद क्या होता है, स्कूल जाने के बाद जो उसके जो पीछे के जो इसको घर के जो चीज़ें होती हैं, घर से जो सीखा है वो आपको स्कूल में भी करने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। तो उसको वो शांत करके बैठा रहता है, यानी कुछ स्थिति में तो वो कर भी देता है, और कुछ स्थिति में वो शांत करके बैठता है। तो उसको जो यानी कि जो कारक है अधिगम को क्रिया के अनेक कारक जो हैं, उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा, आज कुछ पता नहीं दिक्कत हो रही है इसमें टैबलेट में, ये सेट नहीं बैठ पा रहा। चलिए, तो पहला कारक कौन सा है, पहला है बालक खुद, यानी कि बालक के ऊपर पढ़ रहे हैं तो बालक में आ जाएगा। जब किसी भी क्रिया को या फिर जो सीखने का केंद्र बिंदु होता है, उसमें शिक्षक का यानी कि शिक्षा का उद्देश्य होता है, सर्वप्रथम होता है। अब बालक क्या करता है, बालक अपनी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, व्यक्तित्व के अनुसार, बुद्धि के आधार पर जो प्रभावित यानी कि एक तरह से सीखता है। क्या कह रहा है, सबसे पहला जो कारक है, पहला है बालक। दूसरा क्या है, शैक्षिक पृष्ठभूमि। शैक्षिक पृष्ठभूमि में क्या आता है, अधिगम जो होता है इस प्रकार बात पर बहुत प्रभावित एक तरह से प्रभाव डालता है कि सीखने की जो शैक्षिक योग्यता होती है, छात्र की किसी विषय के में जो पिछड़ा होता है या फिर उसके संबंधी नींव होती है, उसके ज्ञान की जो सीखने की जो चीज़ें होती है, कठिनाई होती है, ये सब चीज़ें आती हैं शैक्षिक उसमें शैक्षिक पृष्ठभूमि में। यानी कि उसका जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है, किस तरह के हो, किस माहौल में सीख रहा है, किस तरह से सीख रहा है, शिक्षा को प्राप्त कर रहा है। यानी कि अब आता है नेक्स्ट, आता है आपका सीखने की इच्छा। भाई सीखने की इच्छा आ गई। अब सीखने की इच्छा क्या कहती है, सीखने की इच्छा ये कहती है कि बच्चा है, आप मान लीजिए सीटेट हो, पढ़ाई कर रहे हो, सीटेट की पढ़ाई कर रहे हो, आपको सीखने का यानी कि सीखना है। तो सीखना है मतलब किस लिए सीखना है, आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए सीखना है। तो यानी कि एक तरह से जब सीखने की बात आती है तो बालक में नए ज्ञान का एक तरह से क्या होता है,
निरंतरता आवश्यकता होती है। सीखने के लिए उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा के बाद उसके जो उसमें जो क्या होगा, आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए। ये सब चीज़ें उसकी इम्पॉर्टेंट होती है सीखने की इच्छा को लेकर। मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो और आपका मान लीजिए 7वें महीने पेपर है, ठीक है। कोई बच्चे कहे अरे पढ़ लेंगे यार, 7वें महीने पेपर है, पढ़ लेंगे, तो वो क्या है, इच्छा नहीं है। यानी कि इच्छा नहीं है। इच्छा क्या है, जैसे ही फॉर्म भरा आपने पढ़ना शुरू कर दिया, वो आपकी इच्छा है और वो आपको आंतरिक रूप से अभी एक तरह से प्रेरित करेगी। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है, किसी भी प्रक्रिया के यानी किसी भी संवाद को या किसी भी अधिगम को प्रभावित करने वाले, यदि जैसे मनोवैज्ञानिक अधिगम प्रक्रिया होती है, एक तरह से क्या करती है, बच्चे को किसी ना किसी रूप से, ढंग से या किसी तरह से अधिगम क्या होता है, यानी कुछ भी चीज़ सिखाने के लिए उस पर जिम्मेदार होती है। अधिगम क्या होता है, जो जैसे अधिगम को प्रभावित करने वाले, कुछ सिखाने वाले, जो जैसे हमने पढ़ा था निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो कहीं ना कहीं अधिगम प्रक्रिया में बालक को क्या कराना है, उसे प्रभावित करने के लिए उसे चीज़ों को सिखाना है। यानी कि इस सारे इंटरकनेक्टेड है, एक से एक से सारे जुड़े हुए हैं, जो पॉइंट चल रहे हैं बालक को छोड़कर। फिर आता है सीखने वाले की मनोवृत्ति। अब मनोवृत्ति वही बात करता है भाई, सीखने की मनोवृत्ति क्या कहता है भाई, जो ऊपर अधिगम की प्रक्रिया है। अब ये मान लो कि मैं हूँ, आपको पढ़ाना चाहता हूँ या फिर आप पढ़ना नहीं चाहते, तो मैं क्या ज़बरदस्ती पढ़ा भी दूँ तो आप उसे याद ही नहीं रख पाओगे। तो वही कह रहा, सीखने वाले की मनोवृत्ति की किस तरह की होनी चाहिए। अगर सीखने वाला नहीं चाहता तो इस तरह सीखा नहीं जा सकता। अब यही पॉइंट आते हैं शिक्षक के बारे में, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक को से संबंधित मुख्य कारक। अब शिक्षकों से संबंधित मुख्य कारक कौन से हैं, विषय की ज्ञान, यानी कि सबसे पहला आ जाएगा, आप जो टीचर हो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, विषय का ज्ञान। अब विषय का ज्ञान नहीं है किसी टीचर को, मान लीजिए कोई भी टीचर XYZ है, अब SST पढ़ा रहा है, अब ऐसे SST में कुछ भी उसे ज्ञान नहीं है, वो साइंस का स्टूडेंट है, उसे SST का ज्ञान नहीं है, तो क्या वो अच्छे पढ़ा पाएगा, यानी कि वो क्या कर अधिगम करा पाएगा, नहीं करा पाएगा। तो उससे क्या होगा, अधिगम को प्रभावित होगा और बच्चे क्या होगा, 0 बाटे सन्नाटा हो जाएंगे। फिर आ जाएगा शिक्षण विधि और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अरे यार पता नहीं आज क्या हो रहा है, दिक्कत के समझ में नहीं आ रही मुझे, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा क्या आएगा, शिक्षण विधि में क्या होगा, अगर आप टीचर हो, मान लीजिए आपने BEd कर ली, क्या नाम, पैसे से देकर या फिर कहीं भी बिना आए जाए BEd कर ली, आपने टीचिंग नहीं करी, आपको टीचिंग स्किल का नहीं पता, शिक्षण विधियों का नहीं पता है कि कैसे कैसे बच्चे को सिखाना है, कौन सी प्रस्तावना यूज़ करनी है, कौन सी ऑडियो विजुअल का ऐड यूज़ करना है, कौन सा कब चार्ट पेपर का यूज़ करना है, कब ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है, कब बोलना है, कब किताब किस तरह पकड़नी है, तो यानी शिक्षण विधि का नहीं पता है, तो आप क्या बच्चों को पढ़ा पाओगे, क्या अधिगम करा पाओगे, क्या उस तरह के उसको प्रभावित कर पाओगे। बच्चा नील बैठा रहेगा, सन्नाट, बच्चा अपने मन में गाना गाता रहेगा और आप कहते रहोगे पढ़ रहे। तो ये सब चीज़ें इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बच्चे को सिखाने के लिए, इसलिए शिक्षण विधि सिखाई जाती है। इसलिए BEd को अगर आपने देखो, और सब चीज़ें मान लो, मैं मान के चलता हूँ BA या फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं, आप एक बार वो घर पे बैठ के थोड़ा सा पढ़ सकते हो। पर अगर BEd हो गया, देखो BEd है और लॉ है और कौन सी चीज़ें जो क्या नाम, आपको जो इस तरह की चीज़ें हैं, आप जब उसमें कॉलेज में जाओगे, इंस्टीट्यूट में जाओगे, जब सीखोगे तब आपको पता चलेगा। जैसे आपकी मान लीजिए C++ की लैंग्वेज है, जब तक आप कंप्यूटर में उसको प्रोग्रामिंग करके नहीं देखो, पाइथन को प्रोग्रामिंग करके नहीं देखो, जावा को प्रोग्रामिंग करके देखो, डिग्री तो ऐसी ही बढ़ती है। यानी कि डिग्री क्या है, वो कागज़ है, कागज़ का प्रमाण पत्र। भाई आज के टाइम पे जैसे बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, वहाँ पे कुछ नहीं कहते, सीधे कहते हैं कि कंप्यूटर बैठ के मुझे एक प्रोग्रामिंग करके दिखा दो, कहते हैं कि नहीं कहते। अब आपकी हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्यों कह देते हैं कि आपके मान लीजिए 90% है, कहते हैं अच्छा 90% है, चलो तो एक क्लास में खड़े होकर पढ़ा के दिखा दो। अब वहीं खड़े होकर बच्चा जब पढ़ाता है उसको ला यानी कि वो अटकना शुरू हो जाता है और वहीं उसकी बत्ती बुझ जाती है। तो इसलिए देखा जाता है, यानी कि आजकल नंबरों पर ज़्यादा जोर नहीं, आपकी कैपेबिलिटी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसलिए KVS में आज भी इंटरव्यू लिए जाते हैं,
और इसमें क्या बोलते हैं नवोदय में, यानी कि इस तरह के। और जब प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो वहाँ तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह इंटरव्यू ले लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण यानी शिक्षक का व्यवहार। अब शिक्षक का व्यवहार अधिगम पर बहुत प्रभाव डालता है। अगर शिक्षक का व्यवहार ऐसा होगा बच्चे को मारने कूटने वाला, या फिर उसका नकारात्मक व्यवहार होगा, बच्चे को क्या नाम एक हिंसात्मक व्यवहार होगा जो बच्चे से आपको क्या करता है वो परेशान करता है, या फिर उसका जो व्यवहार है बच्चों के लिए, जैसे मान लीजिए किसी टीचर का व्यवहार ऐसा अच्छा है कि बच्चे ने खड़े होकर आंसर पूछा, वो पढ़ा रहा है तो क्या क्वेश्चन पूछा तो बच्चे ने उसका क्या सीधे सीधे कह दे अच्छा बच्चों इससे देखो ये इसने सही पूछा क्वेश्चन, ये इससे टॉपिक से रिलेटेड है। तो यानी कि इस तरह से आपको घुमा फिरा के उस चीज़ को कहते हैं कि वो अगर किसी और को पूछना को पूछ सकता है, नहीं तो मैं पढ़ा लूँ, आप उसके बाद जब आपके टाइम बचेगा आप जितने क्वेश्चन हैं आप अपने दिमाग में रखिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ये होता है शिक्षक का व्यवहार, यानी कि इस तरह से व्यवहार क्लासरूम को नियंत्रण कर के लेके चलता है। फिर आता है अनुशासन। अब अनुशासन क्या है? अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब ये जो शिक्षक है वो खुद ही अनुशासन में नहीं है तो क्या करेगा, अधिगम को प्रभावित करेगा, और अधिगम को प्रभावित करने के साथ साथ बच्चों को प्रभावित करेगा, और बच्चों को प्रभावित करेगा तो क्या हो जाएगा, शिक्षक की एक तरह से जो उसके शिक्षण जो भी उस चीज़ को सिखा रहा है वो इस तरह की जो कार्य कर रहा है वो उसमें दिक्कत करेगा। और शिक्षक के अनुशासन में मारपीट आ जाएगा, जैसे कि यानी उसके साथ गलत काम कर रहा है, बच्चे को क्या ना कुछ आता नहीं और किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, इधर आ तो जो पहले क्वेश्चन ही बताऊँ, तो इस तरह से जो गलत चीज़ है उसकी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, भाई बाल केंद्रित शिक्षा अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभावित, अगर शिक्षक अपने आप को जैसे टीचर सेंटर की वो बात हो रही है, टीचर सेंटर पहले था, अब है बाल शिक्षा यानी कि बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करें। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में अध्यापक को बालक की आवश्यकताओं को, बालक की रुचि को, बालक के ज्ञानेंद्रियों को, बालक की क्षमताओं को, स्तर को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्राप्त करानी पड़ेगी, उसे अधिगम कराना पड़ेगा, तभी उसके अनुसार क्या होगा, उसका अधिगम पूर्ण होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या बचता है, अधिगम को सिखाने के प्रमुख तरीके, यानी कि तरीके आपको पता होने चाहिए। अधिगम के प्रमुख तरीके, तो अधिगम के प्रमुख तरीके कौन से हैं, तो अधिगम के प्रमुख तरीके भी लिख लीजिए। सबसे पहला तरीका है अनुकरण के माध्यम से सिखाना, यानी अनुकरण के क्या होता है, अनुकरण के माध्यम से सिखाने में किसका, एक तो नियम जो प्रतिभा है हेगल्ट का है। हेगल्ट ने जो क्या कहा था, जो उसने भूखे बंदर को एक कमरे में बंद कर दिया, फिर केला दिखाकर उसे बंदर को केले के खाने के लिए प्रेरित किया या अपनाया, इस तरह के जो सिद्धांत है। यानी कि आपको जब मान लीजिए कोई शिक्षा का भूखा है तो उसे तो आप शिक्षा दे सकते हो। अब कोई शिक्षा प्राप्त यानी कि वो भूखा ही नहीं है तो उसे शिक्षा है, यानी कि मान लीजिए जैसे अंग्रेजी की बात लेके चले या सीटेट की बात लेके चले। अब सीटेट किसी की नीड होगी तभी तो आप सीटेट के बारे में सिखाओगे, या फिर ऐसे ही सिखाने शुरू कर दोगे, चल बे सीख इस तरह करने लगोगे, सीख जल्दी सीख। तो ये नहीं हो सकता जब तक कोई भूखा, यानी कि आप अगर भूखे नहीं हो खाने के लिए तो आप खाना नहीं खा पाओगे। आप वही होगा कि आप ज़बरदस्ती भरोगे और उल्टी लग जाएगी, वही बात हो जाएगी। भूल एवं प्रयास के माध्यम से सिखाना, ये तो आपको इम्पोर्टेंट है भैया। आप ज़िंदगी में जब तक जीते हो तब तक आपको ये नियम चलता ही है। कोई भी आप मान लीजिए अगर त्रुटि यानी कि भूल एवं प्रयास के नियम से या फिर त्रुटि एवं प्रयास के नियम से नहीं चलोगे, मान लीजिए आपने गाड़ी चलाना साइकिल चलाना सीख लिया, अब मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो, तो क्या पहली बार में एकदम ऐसे थोड़ी कि परफेक्ट चला दोगे, बर्र करके चला दोगे, नहीं। पहली बार में आपको उसे भूलोगे, यानी कि जो चीज़ आपको बताई गई, थ्योरी बताया गया, आप भूलोगे, फिर प्रयास करोगे, भूलोगे, प्रयास करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा, सर्टेन टाइम ऐसा आएगा जब बिल्कुल परफेक्ट होगे, यानी कि सब कुछ करना जान जाओगे। नेक्स्ट आता है सूझबूझ के माध्यम से सीखना। अब सूझबूझ का माध्यम क्या कहता है भाई, सूझबूझ का माध्यम से सीखने में ये आता है कि जो हमारी जो चीज़ें हैं, यानी एक तो पहली बात तो सूझबूझ का सिद्धांत किसका है, कोलर का याद रखना है, जिसमें जो होता है यानी कि हमें परिस्थिति के अनुसार जो चीज़ें हैं उसे सीखना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए आपको
आपकी परिस्थिति है, आपको आज के टाइम पे सीटेट की मांग है, आपकी ये परिस्थिति है, आप यूपीटेट की भी तैयारी करें, आप सिविल की भी तैयारी, सिविल यानी कि आईएएस की भी तैयारी करें, आप केवीएस की भी तैयारी करें ना, आपको मान लीजिए उनका पता है कि उनका बाद में कुछ नहीं होना, अभी कुछ नहीं होना, आपको सीटेट की तैयारी करनी है। तो यानी कि सूझबूझ कर के माध्यम से सीखने की बात करता है, वो कहलाता है सूझबूझ के माध्यम से सीखना। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, आंशिक एवं पूर्ण तरीके द्वारा सीखना। क्या कह रहा है, इस विधि में क्या होता है, छात्रों की समस्या को पूर्ण ज्ञान कराया जाता है और उसे प्रथम बार छात्र को उस समस्या के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। यानी कि मान लीजिए आपको जैसे अभी बताया था साइकिल चलाना आता था, तो उसे और आप मोटरसाइकिल सीख रहे हो तो बैलेंस करना तो आता भाई, पहले से तरीका पता है। अब क्या है, उसमें गियर डालना और ब्रेक लगाना कि ब्रेक कैसे लगते हैं। अब साइकिल में क्या होता है, दोनों तरफ ब्रेक होते हैं, हाथ में दोनों ब्रेक होते हैं। अब इसमें जो क्या होता है, मोटरसाइकिल में एक तरफ ब्रेक होते हैं, एक तरफ क्लच होता है आपका, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें यानी कि थोड़ा बहुत आपको पहले से पता है, तो उसकी बात करेगी। लास्ट पॉइंट जो बचा है आपका पाँचवा है, सामूहिक तरीके के माध्यम से सिखाना। भाई सामूहिक, इसके में क्या हो जाएगा, मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो सबको पता है समाज के से उस पर जुड़ा हुआ है और समाज में उसे रहना है, समाज के द्वारा ही हमें सिखाते हैं। आप मान लीजिए आप चीज़ें जब टीचर हो, टीचर के द्वारा आप क्या एलियनों के द्वारा एलियन की चीज़ सिखाते हो या उसे एस्ट्रोनॉमी की चीज़ सिखाते हो, भाई समाज में रह रहा समाज की चीज़ तो सिखाते हो। तो यही सब चीज़ें होती हैं, यानी कि जो अधिगम है हमारा सीखने की जो प्रक्रिया है, उसमें हमें क्या टीचर के नाते या फिर इस सिखाने के नाते तो हमें क्या सिखाना है, उसके जो तरीके हैं, सिखाने के तरीके क्या हैं, वो एक सामाजिक प्रक्रिया के अनुसार होने चाहिए, समाज के अनुसार होना चाहिए, जो व्यक्ति की संस्कृति है उसके मांग के अनुसार होना चाहिए, उसके दिनचर्या के अनुसार होना चाहिए, उसके परिवेश के अनुसार होना चाहिए, तभी हम सिखा सकते हैं, उसके माध्यम से सिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका अधिगम का, यानी कि अधिगम को क्या करता है, अधिगम का किसका टॉपिक था, अधिगम का प्रक्रिया, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में आपको सारी चीज़ सिखा दी। विशेषता हो गई, शिक्षक की बात हो गई, फिर उसकी बच्चे की बात हो गई और इसके कारक हो गए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।